ऑटोमेशन की दुनिया में हाथ से की गई बारीक कारीगरी, हम पीछे नहीं जा रहे बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की कई कलाएं, कई आर्टवर्क दुनिया भर में जाने जाते हैं और ऐसी ही एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्ट है ब्लू पॉटरी। और इस आर्ट को देश में, विदेशों में घर घर तक पहुंचाने का और इस कला के कारीगरों को पहचान और आजीविका दिलाने का काम जिन्होंने बखूबी किया, वे आज यहाँ हमारे साथ हैं। लीला बोरिया जी। नीरजा इंटरनेशनल फिलहाल राजस्थान में कई ब्लू पॉटरी यूनिट्स चला रही है और करीब 1000 से ज्यादा कारीगरों के रोजगार का जरिया है। स्वागत है लीला जी आपका आज के हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान के इस लाइव सेशन में। यूज किया कि वर्ल्ड वाइड, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि अक्सर मैं ये सोचा करती हूँ कि कब हमारा ये ब्लू पॉटरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाएगा, और आज आपने वर्ल्ड वाइड जो शब्द काम में लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ये पूछना जरूर चाहेंगे कि मैं इस फील्ड में कैसे आई। जी, तो जी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताऊंगी। माँ मेरी मदर टेरेसा के साथ बहुत साल वो काम किया उन्होंने, और जब मैं 5 साल की थी उनके साथ जाती और एक कोने में बैठ के उन्हें देखा करती थी कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और बहुत फैसिनेटिंग लगता था मुझे। और देखते देखते पढ़ाई हुई, बड़ी हुई, परवरिश कलकत्ता में हुई और एक दिन जयपुर आना हुआ। बहुत समय मिलता था तो वो बातें ध्यान आई कि क्यों ना मैं भी जो माँ काम करती थी वैसे ही काम करूं, और स्लम एरियाज में जाने लगी, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है ये स्लम एरियाज कहना। और वहां पे मैंने इस क्राफ्ट को देखा और मैं इससे जुड़ गई। बहुत दिक्कतें आई, बहुत कुछ हमें वो लिखा कि भाई क्या करना चाहिए। मैं अक्सर देखा करती वहाँ एक रूम में बहुत सारे जने बैठे हुए हैं, अपना खाना भी वहीं बना रहे हैं, काम भी वहीं पे कर रहे हैं। और जब मैं उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ के हैं और ये काम क्या है, तो उन्होंने कहा ये जयपुर ब्लू पॉटरी बना रहे हैं हम, और हम उस गांव से हैं, इस गांव से हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? बोले हम क्या करेंगे वहां पे गांव जाकर। और इस तरह हमारी उनसे एक दोस्ती सी हो गई। मुझे 2 साल लगे उनको वापस वहां पहुंचाने में, और इस तरह हमारी उनसे एक जुड़ाव सा हो गया और मैं इस क्षेत्र में आ गई। यानी कि इस कला को जीवित किया जाए, इसकी प्रेरणा आपको उन लोगों से मिली। लेकिन आपको निश्चित ही लीला जी इस कला से भी कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव सा जरूर महसूस हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ाव महसूस हुआ, क्योंकि मैं कला का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था। मैं तो उन लोगों की सेवा करने के लिए, सेवा कहना चाहिए कि उन लोगों से जुड़ना चाह रही थी, और ये महसूस कर रही थी कि ये जो स्लम एरिया क्यों बना है। और मैंने इनसे ये सोचा कि ये स्लम एरिया इसलिए बना है कि किसानों को वहां पे कोई काम नहीं है गांव में, और अगर हम जो क्राफ्ट है उनको गांव तक पहुंचा दें तो वो खेती भी कर सकेंगे और अपना एक दूसरा जरिया इनकम का भी कर सकेंगे। टू इनकम जनरेशन कह सकते हैं अपन। एक खेती करना, क्योंकि अपने इंडिया में 2 ही बार खेती होती है और वो भी बारिश पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से क्राफ्ट, और वैसे भी देखिए आप बहुत 100 साल पहले, 150 साल पहले देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जितने भी क्राफ्ट होते थे वो सारे गांव तक सीमित होते थे। गांव के लोग एक भी चीज वेस्ट नहीं करते थे, हर चीज से कुछ ना कुछ बना लेते थे। गोबर से उपले बने, घास से भी चीजें बनाते थे, वो फटे कपड़ों से भी चीजें बनाते थे। वही तो आज भी चल रहा है, वही चीज है। तो उसी को लेकर मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि नहीं, जो ये स्लम एरिया बने इसलिए बने क्योंकि गांव में काम नहीं है, इसलिए ये लोग छोटे छोटी जगह आ जाते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए और इनको इनके क्षेत्र में भेजना चाहिए। ठीक है, हमने 2 साल लगे इन्हें इनके क्षेत्र में भेजने के लिए। अब मेरे पास सवाल आया कि मैंने कह तो दिया इनको कि ब्लू पॉटरी में आप जुड़ जाइए, पर मुझे तो खुद को ज्ञान नहीं है ब्लू पॉटरी का। अब जब खुद को ज्ञान नहीं होता है तो आप क्या ज्ञान देंगे? तो मैं इनसे सीखने लगी, बारीकी तो इनसे सीख रही थी, पर मैं बहुत ट्रैवल करने लगी। ट्रैवल में देश विदेश इधर उधर जाने लगी, ये देखने के लिए कि किस तरह हमारी कला अलग है और किस तरह उनकी कला कैसी है। और इस तरह से हमने
टू कीप आवर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को रखते हुए हम धीरे 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 आगे बढ़ते गए। अब जब आगे बढ़ते गए तो फिर मार्केट की प्रॉब्लम आई, मार्केट के लिए फिर और जरिए ढूंढने लगे। इस तरह मैं जुड़ती गई धीरे धीरे इन लोगों से। फिर आगे जब हम बढ़े तो हमें ये महसूस हुआ कि जब तक इसमें इनोवेशन नहीं होगा तो लोग क्यों खरीदेंगे, और हैंडीक्राफ्ट तभी बिकेगा जब इसमें इनोवेशन हो और यूटिलिटी आइटम हो। यूटिलिटी आइटम होना हैंडीक्राफ्ट में बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने इसमें बीड की इजाद की है। जो तो पहली दफा ये श्रेय जयपुर ब्लू पॉटरी को जाता है कि इसमें बीड्स बने, और आप देखते हैं कि बीड्स की ज्वेलरी बहुत पॉपुलर हुई। और उसके बाद हमने बीड्स की ज्वेलरी के बाद हमें हर्डल्स भी बहुत आए। ऐसी बात नहीं है कि हम एक ही बार में बहुत आगे बढ़ते गए, बहुत सारी मुश्किलें भी आई, बहुत सारी वो भी हुई। जैसे बीड्स हमने बना तो लिए पर हमारे को बेचने में बड़ी मुश्किल होने लगी। हमने एक फ्रेंच टूरिस्ट के लिए हमने कुछ फ्रेंच बायर था वो हमारा, उसके लिए हमने कुछ लड़ियां वगैरह बनाई थी, पर चूंकि हमें अपने आप में इतना आइडिया नहीं था, हम इतने सक्षम नहीं थे, तो हमारा वो जो फर्स्ट कंसाइनमेंट हमारा फेल हो गया और हमारे पास इतने सारे बीट बच गए। तो अचानक हमें ये सुझाव आया कि क्यों ना हम इसकी नेकलेसेस बना दें। फिर हमने इसकी नेकलेसेस बनाई। अब नेकलेसेस जब बनी और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस समय फार पेविलियन की एक मूवी बन रही थी, फार पेविलियन की शूटिंग हो रही थी वहां पे जयपुर में, और वो लोग अनोखी में सैटरडे संडे शॉपिंग करने आते थे, और वो 5 नेकलेसेस टेबल पे पड़े हुए थे। और जैसे ही फार पेविलियन की टीम वहां आई, उन्होंने वो नेकलेस देखे, वो 5 नेकलेस हमारी बिक गई, और फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। और तब हमको ऐसा महसूस हुआ कि क्राफ्ट में जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये छोटी सी एक कहानी है ब्लू पॉटरी के मेरे उसके अंदर आने की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्लम एरियाज को मुझे वहां से अबॉलिश करना था, मेन मेरा ध्येय वो था। पर देखिए, जब तक कि काम हम दें, पैसा नहीं मिले, काम बिके नहीं, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इस तरह मैं बिजनेस में आ गई। लीला जी, आपकी ये कहानी जो है वो छोटी सी जरूर है, लेकिन आई एम श्योर कि इसमें बहुत सारी मुश्किलें आपको आई होंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ हमारे लिए एक जो सीख है वो ये जरूर है कि नेवर से डाई, नेवर गिव अप। आपने जो किया वो ये था कि बजाय कि मुश्किलें तो आपके सामने बहुत सारी आ रही थी, लेकिन आपने कभी भी गिव अप नहीं किया। आपने हमेशा सोचने की कोशिश की कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपकी आपकी जो नियत, आपका जो इंटेंशन था टू स्टार्ट दिस वर्क, वो बहुत अच्छा था कि स्लम एरिया उन लोगों को आजीविका देना जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। और आपने इस कला के माध्यम से उन्हें जो कुछ दिया है वो तो बहुत विशेष चीज है। तो एक समाप्त होती हुई आर्ट को आपने न सिर्फ जीवंत किया बल्कि आज ब्लू पॉटरी शिल्प को इंटरनेशनल पहचान भी दिलाई है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आपके द्वारा की गई ये छोटी सी पहल इतनी ऊंचाइयों तक जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा तो ध्येय नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी। मेरा ध्येय था कि जो स्लम है वो क्यों बना, और क्यों हम किसान क्यों यहाँ पर आते हैं। इतना अच्छा खाना होता है, इतनी खुली हवा होती है, तो मेरा ध्येय तो ये था कि उनको वहीं तक रहने दें। अब जब उन्होंने इतना माल हमने बनाना शुरू किया, माल बन गया, तो हमें लगा कि मैं इनको पैसा कैसे दूंगी। मैंने इनको कह तो दिया कि आप अपने है ना जो गांव में रहिए, माल बनाइए, जो कोई हमको 4 से 5 साल लगे थे उनको वहां तक पहुंचने में। और इस तरह हमने मार्केट खोजा और मार्केट में इसको बेचना शुरू किया। तो ये कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी करके। पर जब आदमी एक सीढ़ी चढ़ता है और जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी हो जाती है कि आगे से आगे आप उन्हें काम दें, आगे से आगे उन्हें पैसा दें, और आगे से आगे आप बढ़ते जाएं। और इस तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक आगे से आगे हम बढ़ते गए और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। पर अभी भी बहुत है करने के लिए, बहुत कुछ आगे सीखने के लिए भी बहुत कुछ है।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है लीला जी, लेकिन आज से दशकों पहले आप एक महिला उद्यमी बनी। आज की तारीख में तो महिला उद्यमी होना फिर भी मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी आसान है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उस वक़्त राजस्थान में सोसाइटी में महिलाओं को कुछ करने की इतनी छूट नहीं थी। तो आपने इस ओर कदम बढ़ाए, तो क्या-क्या चैलेंजेज़ आए, ये जानना चाहेंगे अब आपसे? चैलेंजेस बहुत सारे आए और मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप बिल्कुल सही मेरे से पूछ रहे हैं कि भई उस समय महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो सवाल ये करते थे, क्यों आपको क्यों काम करना है? आप सोचिए कि ये 45 साल पुरानी बात कह रही हूँ मैं, कि आपको क्यों काम करना है? भई ठीक है, मुझे क्योंकि शौक है तो करना है करके। आगे जब हम चलते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भई ये काम करेंगे, ये पैसा देंगे, नहीं देंगे, क्या होगा, क्यों नहीं होगा। ये सारी चीज़ें भी हमने हर्डल पास करी और धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। पर चूँकि मेरी परवरिश बंगाल में हुई हुई है, कलकत्ता में, वहाँ पे मुझे एक खुला माहौल मिला था, तो मुझे कभी डर नहीं लगा। बाहर जब निकलती थी या बहुत सारे लोगों से बात करती थी, तो मुझे कभी डर नहीं लगा और इस वजह से मैं बहुत आगे चलती गई। अब आप ये पूछ सकते हैं कि परिवार जब जॉइंट फैमिली होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपस में एक-दूसरे से जुड़ती जाती हैं कि भई क्यों काम कर रहे हैं, क्या है, क्या नहीं है। उसका एक उदाहरण देती हूँ, चूँकि मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला और ख़ास करके मेरी सास। तो एक बार मैं अपने काम से बाहर निकली हुई थी, घर में काफ़ी सारे मेहमान आ गए, तो मेरी सास ने फ़ोन किया, उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे, कि जब आओगी तो कुछ सामान हाथ में लेके आना। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं कुछ सामान लेके आई और मैंने पूछा अपनी मदर-इन-लॉ से कि आपने ये क्यों कहा कि भई कुछ सामान लेके आना? तो देखिएगा कि कितनी उन्होंने ऊँची बात मुझसे कही कि आज ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आप बाहर क्यों गए और क्या कारण है? जब आप कहीं पहुँच जाओगे, तो यही लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे बल्कि आपसे कहेंगे, देखा आपने मेहनत करी, उसका फल मिला। तो आज हमें इनको कुछ नहीं कहना है कि आप बाहर काम कर रही हैं। जब आप कहीं पहुँच जाएँगी, तब मैं इन्हें बताऊँगी कि ये क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी। तो ये इतनी बड़ी बात मेरी सास ने कही, जिस घर में इस तरह की सास हो, तो वो घर में महिलाओं को काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। और मैं अक्सर इस बात को सब लोगों से शेयर भी करती हूँ कि देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएँ जब काम करने निकलती हैं, तो उनका फ़र्ज़ है सबसे पहले उनका घर। अगर उनका घर सुचारू रूप से चल रहा होता है, तो बाहर की वो दुनिया किसी भी मुश्किल से वो जूझ जाएँगी। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य हमारा घर एंड फिर हमको बाहर की दुनिया देखनी है। तो मैंने भी मेरे से पूछ सकते हैं लोग बाग, मैंने भी इसी तरह से काम शुरू किया। जब मेरे छोटे ब बच्चे छोटे थे, तो मैं 1 घंटा काम करती थी। धीरे-धीरे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इस तरह से बढ़ाया और आज मैं पूरी तरह से काम कर रही हूँ। मतलब फुल टाइम काम कर रही हूँ मैं। तो ये वो वाह! है, तो इस तरह की मुश्किलें तो आती हैं देखिए, पर हमें बहुत जी। अच्छे से उसको सॉल्व करनी होती हैं। जी, मतलब चैलेंजेस तो लाइफ में आएँगे ही, उन चैलेंजेस से नहीं घबराना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आगे बढ़ते जाना है और हाँ, इसमें आपके परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आस-पास के लोगों के जो एक रेज़िस्टेंस होता है या जो वो नहीं उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, उनसे लड़ना भी अपने आप में चैलेंजेस से जूझना ही होता है। हुँ। लीला जी ये तो हुई आपकी सक्सेस स्टोरी। अब हमारे बहुत से युवा इस ऐसे भी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इस आर्ट को एज़ अ प्रोफेशन अपनाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए और कहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि यंगस्टर्स जो होते हैं, एक दिन में मल्टीमिलियनर बनना चाहते हैं। जितने भी मेरे पास इंटर्नशिप करने वाले बच्चे आते हैं और उनको मैं जब पूछती हूँ कि आप ये प्रोफ़ेशन लेना चाहेंगे, तो उनका ये जवाब होता है, इतना पढ़ के हम ये क्यों करें? पर उनके लिए मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो क्राफ़्ट होता है, ये क्राफ़्ट 4 जने मिलकर अगर इस क्राफ़्ट को करते हैं,
बहुत कम पूंजी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सिर्फ उनको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बहुत कम पैसे में आप बहुत लंबा चौड़ा काम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप अगर 1 साल या 6 महीने की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आप अपनी यूनिट खोल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें नहीं चाहिए, बल्कि आप बहुत सारे लोगों को जोड़ भी सकेंगे। 4 पहलू इसके हैं इस क्राफ्ट के। एक बॉडी मेकिंग है, दूसरा आर्ट वर्क है, तीसरा इसके अंदर रंग भरने के लिए है, और चौथा फायरिंग है। तो अगर 4 जने मिल के इस क्राफ्ट को सीख लें और अपनी एक यूनिट खोल लें तो कम से कम भी 20 से 30 लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और बिना किसी ज्यादा लंबे चौड़े पैसे के, उससे कि बहुत लोन लेना पड़ रहा है या ऐसा कुछ भी उनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्राफ्ट बहुत सरल भी है सीखने के लिए, और इस क्राफ्ट में बहुत आगे भी बढ़ने का है, पर उनको 4 से 5 साल उस लेवल तक आने के लिए चाहिए जब उनके साइन चले। तो मैं आने वाली पीढ़ी को ये कहती हूँ कि अगर आप ये क्राफ्ट अपनाते हैं और कोई भी क्राफ्ट अपनाते हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है, और फिर धीरे धीरे जब आप उसमें रम जाते हैं तो देखिए आपके साइन चलते हैं, फिर आपको कोई भी इधर उधर हिला नहीं सकता है। तो ये मेरी यंगस्टर्स को यही वो रहती है कि आप क्राफ्ट जरूर अपनाएं। अगर कोई भी आप काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए कोई जॉब भी कर रहे हैं, तो भी आप 2 घंटे किसी क्राफ्ट में लगाते हैं तो भी आपकी एक एडिट इनकम हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक तो पेशेंस की ज़रूरत तो होती है कि आप आराम से तसल्ली से काम को करें, और साथ ही साथ चीज़ पर पकड़ बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और अगर नींव मज़बूत हो, तो आगे तो सब कुछ अपने आप ही होता चला जाता है। लीला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि न्यू इंडिया के इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, हमारी रूट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स की तरफ अब हमारे युवाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये करने के लिए, क्योंकि देखिए ना हिंदुस्तान में कितने क्राफ्ट हैं। हर क्षेत्र में अपने आप में एक क्राफ्ट है। जब भी कभी हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक छोटा-सा महल है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, और लोग बाग उसी से ना मालूम कितना पैसा कमा लेते हैं। पर हमारे हिंदुस्तान में तो हर 20-25 किलोमीटर के एरिया में आप जाके देखेंगे एक नया क्राफ्ट मिल जाता है अपने को। सबसे ज़रूरी हमारे को है कि हम पेन डाउन करें, और इसीलिए मैंने भी इस पे जयपुर ब्लू पॉटरी पे एक किताब लिखी है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की वो पहली सिरेमिक की किताब है, जो कि बहुत आश्चर्य हो रहा है मुझे कि सिरेमिक की ये पहली किताब है। तो हम सबसे पीछे हैं। पहली बात तो ये कि पेन डाउन नहीं करते अपने क्राफ्ट को। तो जब अगर ये चीज़ आज का पढ़ा लिखा जो स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट अगर इसमें आएंगे तो सबसे पहले इनको सीखने के बाद जो भी क्राफ्ट लें उसको पेन डाउन करें। तो पेन डाउन करने के बाद उसकी आइडेंटिटी बढ़ जाती है, और जब आइडेंटिटी हो जाती है उसकी तो नेचुरली मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो फिर रास्ते सारे खुल जाते हैं। तो ये जो आजकल जो मेक इन इंडिया एंड क्राफ्ट का जो ये चला है, ये बहुत 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 जरूरी भी है हिंदुस्तान के लिए, और इसमें बाहर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते भी हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है ये। जी, और ये आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि यदि किसी आर्ट या क्राफ्ट से आप जुड़े हुए हैं, तो उसके बारे में लिखिए, लोगों को बताइए, अवेयरनेस फैलाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी कला को आगे बढ़ाने के लिए उसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये वही लोग कर सकते हैं जो इन कलाओं से जुड़े हुए हैं। लीला जी, अब जानना चाहेंगे आपसे, आपने किताब तो लिखी ही है सिरेमिक में, जैसे कि आपने बताया कि पहली किताब लिखी गई है। तो क्या कोई प्रोजेक्ट नेक्स्ट लीला बोरिया जी के दिमाग में है कि आगे अब ये करना है? जी हाँ, बिल्कुल है। आगे मैं एक किताब लिख रही हूँ, आपको आश्चर्य होगा, पटवा। कोई जी। भी नेकलेस, चाहे वो 100 रुपए का हो या वो 10 लाख, 20 लाख, करोड़ का हो, पटवे के हाथ लगे बिगर वो पूरा नहीं होता। आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि जो कोई एक नेकलेस है, जो चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, पटवे का हाथ उसमें जरूर लगता है।
आप पूछ सकते हैं कि पटवे की इतनी अहमियत क्यों है, क्योंकि जो स्ट्रिंगिंग करते हैं वो पटवे एक पूरी जाति है, पूरी जाति है जो धीरे धीरे कम हो रही है। पर फिर भी आप महाभारत काल में तो इतना ज्यादा नहीं, रामायण काल में, महाभारत काल में, पर जब मुगल पीरियड आया था उसके बाद जब बीट से ज्वेलरी बननी शुरू हुई, तो उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत कार्य होने लगा पटवों पे। पर आज भी पटवों की स्थिति कि उनको एक स्तर मिला हुआ नहीं है, तो उनके ऊपर मैं एक किताब लिख रही हूँ। है बहुत साधारण सी चीज कि वो सिर्फ स्ट्रिंगिंग करते हैं, पर इसमें बहुत ज्यादा सीखने को भी है। और देखिए आप, एक छोटी सी लकड़ी, बिल्कुल इसमें कोई हमारे को मशीन नहीं चाहिए, एक छोटी सी लकड़ी और एक पत्थर, इन दो चीज से, और आपको कैंची, धागे, ये सारे तो है, इन दो चीज से हजारों तरह की चीजें बन जाती हैं जो फैशन के उसमें काम आ रही हैं। हर जगह आप देखते होंगे फुंदे लग रहे हैं, बीट्स लग रहे हैं, तो ये सारे काम पटवों से किए हुए हैं। तो पटवों के ऊपर में एक किताब अभी हमारी आने वाली है। वाह लीला जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड मेनी मेनी मोर। लीला जी, आपसे आज बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और राजस्थान की ये जो कलाएं हैं ये किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, किस तरह से देश दुनिया में पहुंच सकती हैं, ये मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात थी जो हमने आज सीखी और जानी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वो फॉलोअर्स जो किसी भी तरह की आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ने के लिए आपके द्वारा दी गई इन टिप्स को जरूर काम में लेंगे। तो लीला जी, अब जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर कैसा लगा आपको, ये हमें बताएं। बहुत बहुत अच्छा लगा। राजस्थान को इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप देखिए ना, हर क्षेत्र में इतने सारे क्राफ्ट हैं, अगर एक एक क्राफ्ट को हम लेंगे तो कम से कम भी हजारों ऐसे क्राफ्ट हैं जो लोगों के सामने आएंगे। तो मैं सोचती हूँ ये तो बहुत ही अच्छी पहल है कि लोगों तक हम अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं, साथ में हम अपने कार्य को भी पहुंचा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को आइडियाज मिलेंगे, और ये एक, देखिए आप थोड़े टाइम में इसके साथ जुड़ाव जो लोगों का होगा वो इनक्रेडिबल होगा। मैं सोचती हूँ कि ये तो इनक्रेडिबल राजस्थान हो जाएगा आने वाले टाइम में। और मैं दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा बीड़ा उठाया है कि हम अपनी बात कह सकें, हम जो कर रहे हैं वो बता सकें। ये बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी इसे सुने, देखे, और उनको जरूरत नहीं है बार बार इधर उधर जाके नौकरी ढूंढने की। वो अपने आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाएं घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकती हैं। और मैं बहुत आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये मंच आज हमें मिला और लोगों को भी मिलेगा, और देखने सुनने को, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करेगा। धन्यवाद।